बुलेटिन में सबसे पहले बात करें डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 1 पैसे महंगा हो गया है, 290 रुपये 50 पैसे का हो गया है, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 288 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 1 पैसे महंगा हो गया है, 290 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 288 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ है। मज़ीद डिटेल्स भी जान लेते हैं। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद है। नजीब, क्या सूरत हाल है इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर की और क्या वजूहात सामने आई हैं इसकी? जी, इस वक्त तक इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 1 पैसे महंगा होकर 290 रुपये 50 पैसे तक हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है 2 रुपये इजाफे के बाद 298 रुपये तक पहुंच गया है। अब से कुछ देर पहले जफर पराचा साहब जो एक्सचेंज करेंसी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट से जो उम्मीदें वाबस्ता थी आमतौर पर वो उसके उलट ही हो रहा है। और दूसरी जानब जो IMF की जानब से कहा गया है कि एक्सपोर्ट जो है उसके हवाले से पॉलिसी जो है रिव्यू की जाए, इसकी वजह से भी जो है डॉलर में इजाफा नजर आ रहा है। दूसरी जानब जो बिजनेस कम्युनिटी की जानब से डॉलर परचेजिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से भी डॉलर इंक्रीज हो रहा है कीमत में। अच्छा नजीब, इस वक्त ओपन मार्केट में तो आपने बताया कि डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ है और एक जानब ये भी खबरें आ रही हैं कि आज 15 तारीख है और पेट्रोल की प्राइसेस में भी इजाफा हो सकता है। इस्तेहकाम आपको लग रहा है आने वाले दिनों में आ सकता है या ये कारोबारी हफ्ता इसी तरह से जाएगा? जी, मुख्तलिफ जो कारोबारी हल्के हैं वो कह रहे हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ऐसे काम जो आवाम पर बोझ पड़ना है, खासतौर मुख्तलिफ पॉलिसीज जो IMF की जानब से जो वादे के तहत इम्प्लीमेंट होनी है वो निगरान हुकूमत को करनी है। इसलिए निगरान हुकूमत ऐसे फैसले मजीद करेगी जिससे आवाम पर बोझ पड़ेगा, खासतौर पेट्रोल उसके अलावा बिजली के हवाले से आवाम पर मजीद बोझ पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आइंदा दिनों में मजीद बोझ भी आवाम पर पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका नजीब नाइच। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का चार्ज संभालते ही मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। मईशत से मुतालिक आज उन्होंने एक इजलास तलब कर लिया है। वजारत ख़जाना, FBR और मुतालिका इदारे वज़ीर-ए-आज़म को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे, जबकि IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। जी हाँ, मुल्क की मईशत से मुतालिक मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला भी आज होगा। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है। तमाम वजारतों, महकमों और डिवीजन्स के सरबराहान की फहरिस्तें तलब, जबकि दूसरी जानिब निगरान विफाकी काबीना के लिए मुशावरत तेज कर ली गई है। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का चार्ज संभालते ही मुतहरिक हो चुके हैं। मईशत से मुतालिक आज इजलास तलब कर लिया है, जबकि वजारत ख़जाना, FBR और मुताल्लिका इदारे वज़ीर-ए-आज़म को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। जी हाँ, दूसरी जानिब निगरान विफाकी काबीना के लिए मुशावरत भी तेज़ कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान है, जबकि हफीज़ शेख को वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जा सकता है। गौहर एजाज को वजारत सनत और पैदावार का कलमदान मिलने की तवक्को है, जबकि वजारत दाखिला के लिए शुएब सदल का नाम सामने आ चुका है। एहसन भोन, जुल्फ़िकार चीमा और सरफराज बुगटी के नाम भी ज़ेर गौर हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म आते ही मुतहरिक भी दिखाई दे रहे हैं। मईशत से मुतालिक भी आज उन्होंने एक इजलास तलब कर लिया है। वजारत ख़जाना हो, FBR और मुतल्लिका इदारे वज़ीर-ए-आज़म को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे, जबकि IMF प्रोग्राम और आइंदा के हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा इस इजलास में। और मुल्क की मईशत की जो मजमूई सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएंगी इसका भी फैसला आज ही किया जाएगा। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का भी इम्कान है और मुमकिना तौर पर विफाकी काबीना भी कुछ ही दिनों में फाइनल कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक चॉइस नहीं है। PP और मुस्लिम लीग नून का डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म से तहरीक इंसाफ की तवक्को है, ऐसी काबीना बनाए जो गैर जानिबदार हो। हमें उम्मीद है इलेक्शन फ्री और फेयर हो। सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मुनहज़िर हैं, वो किस तरह से अब इंसाफ करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक चॉइस नहीं है, ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तो इत्तेफाक हुआ था डॉक्टर मालिक पर। क्या कहा शाह महमूद कुरैशी ने, आइए सुनते हैं। ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस
नहीं थे। पीपीपी में और पीएमएल-एन में डॉक्टर मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था। वजीर आजम आ चुके, अब उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील देनी है। हमारी उनसे ये तवक्को है कि वो ऐसी काबीना तश्कील दे पाएंगे जो वाक़तन गैर जानिबदार होगी और फ्री और फेयर इलेक्शन का जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है उसको निभाने में सही माने में उनकी मावनत कर सके। अब ये उनके इक़दामात और उनके फैसले उन पर मुनहसर है कि वो साजगार माहौल कैसा पैदा करते हैं और जो बिगड़ी फिजा है उसको बेहतर कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर ये समाअत है। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह समाअत है। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। इस समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे शबिया नकवी से। जी शबिया। सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो मामला है वो वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार जो है हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन जो है आम इंतखाबात कब करा रहा है, जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो लाइलमी का इजहार किया, जिस पर जो चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क किए कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई, तमाम इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। और सूबाई हल्के PS 7, 8 और 9 शिकायतों की हल्का बंदियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वज़ीर आला नामजद कर दिए गए हैं। अपोजिशन लीडर राना अंसार और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी की मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और निगरान वज़ीर आला सिंध आज ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। रिपोर्ट तैयार है, वो देखिए। सिंध में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला तय हो गया। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकातें बार और साबित हो गई। 3 दिन से नामों के लिए मुशावरत का जो अमल है वो आपके सामने ही सब कुछ है। पार्टी क़यादत लीडरशिप डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब भाई की जानिब से भी और यहाँ से भी दोनों के बाहिमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरान वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। निगरान वज़ीर आला के आने के बाद निगरान काबीना जो है वो मार्के वजूद में आ जाएगी और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो हैं आईन और कानून। सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक हो गया। सिंध असेंबली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आला के नामजदगी के लिए मुशावरत के 3 दौर हुए। पहली 2 मुलाकातों में निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। ताहम गुज़श्ता रात वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वज़ीर आला की असम्बली पर दस्तखत करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला आज गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद निगरान काबीना की तश्कील की जाएगी। सिंध में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मरहला तय हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने मुशावरत के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला नामजद भी कर दिया है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आज अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे, जिसके बाद सिंध में निगरान काबीना तश्कील दे दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताएगा डिटेल्स क्या हैं? देखिए जी, सिंध में कई दिनों से जो है निगरान वज़ीर आला के नामों पर जो है मुख्तलिफ और विचार हो रहा था। अल्लाह करके रात जो है एक नाम, बड़ा अहम नाम जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, तमाम कह सकते हैं कि सियासी जमातों के इत्तफाक राय से जो है ये नाम जो है सामने आया और कल रात जो है वज़ीर आला के लिए आखिरी नाम जो है फाइनल करके और
सिंध के लोगों को बताया गया कि अगला आपका निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर होंगे। अगर बात करें तो उनके हलफ बर्दारी की तकरीब की तो ज़राए गवर्नर हाउस यही बता रहे हैं कि आज उनकी हलफ बर्दारी मुतवक्के है कि आज जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर से जो है कामरान डिसोरी गवर्नर जो है हलफ लेंगे और उसके बाद जो है जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर जो है वज़ीर आला हाउस पे जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो वज़ीर आला हाउस का स्टाफ है उनसे मुलाकात भी करेंगे। उसके साथ साथ बड़ा अहम मरहला जो दूसरा होगा उस पे जो है सिंध के लोगों की और ख़ास तौर पर सियासी हलकों की नज़रें हैं कि काबीना के अराकीन कौन कौन से होंगे, वजारतें किस किस को मिलेंगी और अहम वजारतें वजारत इत्तलात है, वजारत दाखिला है, वजारत बल्दियात है, जो कि उसकी दौड़ में कई नाम जो है सामने आ रहे हैं, मगर उन नामों की अभी हतमी शक्ल तो नहीं दी गई, उनका नाम फाइनल तो नहीं हुआ है। मगर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर हलफ के बाद जब सीएम हाउस पहुंचेंगे उसके बाद उनके सामने लिस्ट भी रखी जाएगी। उसके बाद वही फैसला करेंगे कि अगले सिंध के निगरान वज़ीर कौन होंगे और किसको कौन सा महकमा मिल रहा है। तय है कि इलेक्शन रात गए जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने बात भी की थी, कह सकते हैं गैर रस्मी बात करते हुए कहा था कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन मामलात और इलेक्शन कमीशन सिंध की जो है हमें जो है उसको मुआवनत कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशनी जो उनके उमूर हैं वो पूरे करेंगे और इलेक्शन जो है वक्त पे करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई करते हुए सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो इलेक्शन होंगे उसके भरपूर साफ और शफाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशनी मामलात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करेंगे। रात थोड़ी देर बात की, मगर अभी भी जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर जो है अपनी रहायशगाह जो है ज़ाती रहायशगाह जो है PCHS में वहाँ मौजूद हैं और शाम को वो गवर्नर हाउस के बाद वज़ीर आला हाउस जाएंगे। जी, वज़ीर आला हाउस जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब मुगीरी। सिंध के बाद बात करेंगे बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा? वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर में डेडलॉक बरकरार है। दोनों रहनुमाओं के पास फैसले के लिए आज आखिरी रोज़ है। मुज़ाकरात के पहले राउंड में निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती, शबीर मेंगल, कहदा बाबर, मीर नसीर बज़ंजो समेत कई नामों पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं में आज फिर मुलाकात मुतवक्के है। इत्तफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। आपको बताएं कि बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा? वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर में डेडलॉक बरकरार है। दोनों रहनुमाओं के पास फैसले के लिए आज आखिरी रोज़ है, जबकि मुज़ाकरात के पहले राउंड में निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती, शबीर मेंगल, कहदा बाबर के नामों पर गौर किया गया है। अपडेट करें कि परवेज़ इलाही को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। नैब ने परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से रिहाई पर हिरासत में लिया था। परवेज़ इलाही के वकील एहतसाब अदालत पहुंच गए। एहतसाब अदालत के गिरदोनवाह पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इस हवाले से मज़ीद जान के अपने नुमाइंदे शिराज निसार से। शिराज, आगाह कीजिएगा, कब तक पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त हम अब अदालत के मर्कजी गेट पर मौजूद है, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। और अभी कुछ ही देर पर साबका वज़ीर आला जो है उनको कुछ ही देर तक यहाँ पर पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जब वो अडयाला जेल से रिहा हुए तो उन्हें नैब ने हिरासत में ले लिया और एक दिन का रिमांड जो है वो राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद रात को उन्हें लाहौर पहुँचा दिया गया था। और अभी जो ज़राए का कहना है कि कुछ ही देर तक यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा और नैब की जो टीम है उन्होंने रिमांड हासिल करने के लिए तमाम जो है वो पेपर वर्क मुकम्मल कर रखा है, जबकि एहतसाब अदालत के जज जो है वो उसी दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेंगे और रिमांड मिलता है या नहीं। यहाँ पर जो वकला पहुंचे हैं, परवेज़ इलाही की जो 5 रुकनी टीम यहाँ पर पहुंची है, उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि रिमांड ना मिले, जबकि जो नैब की टीम है उन्होंने जो पेपर तैयार कर रखे हैं और ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने रिमांड हासिल करना है ताकि जो इल्ज़ामात हैं उनकी तफ्तीश की जा सके। यहाँ पर अगर हमारे कैमरामैन एक बार आपको फिर दिखा सके तो ये एहतसाब अदालत का मर्कजी गेट है। यहाँ पर कुछ ही देर पहले भारी नफरी जो है वो पुलिस लाई गई है और तमाम जो हिफाजती आलात हैं वो भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं और आंसू गैस के शेल और वो मशीन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी मुमकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए ये तमाम सामान जो है वो यहाँ पर मंगवाया गया है। और इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई भी कारकुन यहाँ पर कोई गैर कानूनी इकदाम करने की कोशिश करेगा तो उसे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, शिराज निसार हमारे साथ मौजूद थे।
آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں یہ طے کرنا ہمارا کام ہے۔ درخواست گزار محمود اختر نقوی صاحب، آپ نے اطلاع دی، آپ کا بے حد شکریہ۔ میری نظر میں احسن اقبال بہت سنجیدہ اور دانشور انسان ہیں۔ جذبات میں انہوں نے کوئی بات کر دی ہوگی۔ 25 اپریل 2018 کو احسن اقبال نے بطور وفاقی وزیر داخلہ زیر سماعت مقدمے کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ مقدمہ مزید چلانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور یہ درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ 25 اپریل 2018 کو احسن اقبال نے بطور وفاقی وزیر داخلہ زیر سماعت ایک مقدمے کے بارے میں بات کی تھی اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ مقدمہ مزید چلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ اے ٹی سی اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج 3 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ اے ٹی سی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم حاضری کے باعث ضمانتیں خارج کر دیں۔ جج ابو الحسنہ ذوالقرنین کی طرف سے محفوظ فیصلہ سنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کھنہ میں 2 اور تھانہ بہرہ کاہو میں 1 مقدمہ درج تھا۔ آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ سابق صوبائی وزیر سمسام بخاری کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی گئی۔ سمسام بخاری نے استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین سے ملاقات بھی کی ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں سمسام بخاری کا کہنا تھا کہ یہ کبھی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھا، نہ ہی رکھوں گا، نہ ہی یہ کوئی طریقہ کار ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ جبکہ سمسام بخاری استحکام پاکستان پارٹی میں چند روز میں باضابطہ پریس کانفرنس کر کے شمولیت کا اعلان بھی کریں گے۔ پاکستان 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ نہ کبھی وائلنس کی سیاست پہ یقین رکھا اور نہ رکھوں گا، اور نہ یہ کوئی طریقہ ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ادارے ہمارے ہیں اور ہمیں سب کو مل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آج کے دن کے بعد میں اپنا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑتا ہوں۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 24 اگست کو سنایا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن کی سماعت ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری نے کہا فیصلہ پڑھا تھا، شاید زبان کے استعمال کی نشاندہی کی گئی تھی۔ فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں ایک اور تحریری معافی نامہ جمع کرا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا اس معافی نامے کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ فواد چودھری کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ توہین الیکشن کمیشن کے معاملے پر دوبارہ غیر مشروط معافی نامہ جمع کرا دیا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ملک میں عام انتخابات تو ابھی نظر نہیں آ رہے۔ پی پی اور نون لیگ نے جو آئین کا حل کیا ہے سب کے سامنے ہے۔ حلقہ بندیوں کی باتیں چل رہی ہیں، اگر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے انتخابات وقت پر نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ، پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں کہ ہم اپنا پاور آف اٹارنی اور دوسرے ڈاکیومنٹس جمع کروائیں گے اور اگلی سماعت تک تمام دستاویزات دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا یہ معاملہ ہے اور جس میں پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا پاور آف اٹارنی اور دوسرے ڈاکیومنٹس جمع کروا دیں گے اور اگلی سماعت تک تمام دستاویزات دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت 24 اگست تک ملتوی کرتی ہے۔ جج محمد سہیل نے 6 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت توسیع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی واقعات پر چیئرمین تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات، چیئرمین تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے وکیل عدالت پیش ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ جج نے ریمارکس میں کہا کہ تفتیشی افسر نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی ایک مقدمے میں شامل تفتیش ہوئے، دیگر 5 میں نہیں ہوئے، تو جج محمد سہیل نے 6 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت توسیع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ایم پیوں کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر شہریار آفریدی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد
3 ماہ کے MPO اور ریکارڈ بھی ساتھ دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر شہریار آفریدی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ 3 ماہ کے MPOs کا ریکارڈ بھی دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے ہیں کہ شہری کو حراست میں رکھنا ہے تو وجوہات دینا ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر شہریار آفریدی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔